नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के 8वें एपिसोड में आज हम आपके लिए 11th एनसीईआरटी का भूगोल का मैराथन लेकर आए हैं। साथ में हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी यहाँ पे पॉइंट्स तथ्य दिए हैं और यह भूगोल की आखिरी क्लास है। इसके बाद सिर्फ भूगोल के कुछ PIQs आएंगे, कुछ मैराथन PIQs आएंगे एंड कल से हम जो है पॉलिटी के मैराथन आपके लिए लेके आएंगे। तो आते हैं। और यह जो क्लास है PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8, 9 to 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर कोई PGT वाले हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और 6 to 8 एंड 9, 10th वालों को इसमें हमने जो आपको नोट्स देंगे आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। बाकी PRT वालों को जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको बस उतना ही कंप्लीट करना है। आते हैं। पहला चैप्टर है भारत स्थिति। तो भारत की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है सभी को कि भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 12 समुद्री मील तक जो है भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र जो है फैला हुआ है, जिसको 21.9 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश की जो दक्षिणी सीमा है बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट पर उत्तरी अक्षांश के साथ में निर्धारित होती है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। अभी हम एक साथ में इसको तथ्य वाइज देख भी लेंगे लास्ट में। फिर है उत्तर से दक्षिण की ओर उसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में है। साथ में बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को याममित्र को भारत की मानक याममित्र भी चुना गया है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, भारतीय मानक समय बोलते हैं। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। और यहाँ पे बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 टाइम जोन है, 6 समय कटिबंध हैं। और सबसे ज़्यादा समय कटिबंध टाइम जोन जो है रूस में है, 11 है वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, रूस में सबसे ज़्यादा है, 11 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे जो है इस बार 15 मार्च वाले पेपर में 6 से 8 भूगोल में आपने देखा था कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों के बारे में पूछ लिया था भारत के। तो नेपाल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, याद रखिएगा। अभी हम आगे रिपीट भी कर देंगे। यहाँ पे आप फिगर से एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और साथ में ये जो पश्चिम बंगाल का ये वाला पार्ट है तो पश्चिम बंगाल और साथ में सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा आपसे पाकिस्तान का पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान में लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, देन पंजाब है, राजस्थान है और सबसे नीचे गुजरात। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा आपसे बांग्लादेश का पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य भारत के जो है पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, इसके अलावा जो है मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल ये सीमा बनाते हैं त्रिपुरा के साथ में। इसके अलावा भूटान के साथ में सीमा, अरुणाचल प्रदेश, असम, साथ में जो है सिक्किम और साथ में पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा बनाते हैं। आगे हमने इसके नोट्स दिए हैं तो आपको इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, म्यांमार से जो अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, नागालैंड सीमा बनाता है, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे बिहार से पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने ज़िले जो है नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। दूसरा चीज़, बिहार कितने राज्यों से जो है जुड़ा हुआ है पड़ोसी राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर इधर पश्चिम बंगाल, तो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है बिहार। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से जो है 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 9 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को जो है मालदीव से अलग करता है। ये नोट कर लीजिएगा आप। तो जो है तो 10 डिग्री चैनल, ये नोट कर लीजिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये आपसे 15 मार्च में पूछा गया था प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल
भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपसे मिलियन में भी पूछा जाता है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूछा 3.28 में ही हो गया है। साथ में विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। भारत विश्व का 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्रे वगैरह हैं, जैसे सिपकीला है, नाथुला है, बोमडिला है, खैबर है, बोलन है, कुछ दर्रे हैं। बाकी दर्रों की हम आपसे अलग एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको हम बता देंगे, आसान रहेगा ज़्यादा। फिर अब भारत का प्रायद्वीप भाग जो है वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है और भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। तो भारत की जो संपूर्ण तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 7517 किलोमीटर। इसको 7516 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। मालदीव को हमने आपको बताया कि 8 डिग्री चैनल के माध्यम से मालदीव जो है लक्षद्वीप से या मिनिकॉय से अलग होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, तो जो है ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को या तमिलनाडु वाले पार्ट को अलग करती है। साथ में आपसे 15 मार्च में एक सवाल और पूछा गया था कि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है न्यूनतम दूरी कितनी है, सबसे कम दूरी कितनी है? तो लगभग 35 किलोमीटर है। धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका तक की जो दूरी है तो ये लगभग 35 किलोमीटर वहाँ पे था, तो ये ध्यान रखिएगा, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। और 15 मार्च का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, तो उसमें से प्रश्न आपसे आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें तो कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक का जो ये विस्तार है, ये आपका जब पूरा भारत को लिया जाता है इंक्लूडिंग द्वीप वगैरह को, द्वीप समूह वगैरह को, सबको ले लिया जाता है तब ऐसा होता है। और जब केवल मुख्य भूमि की बात करेगा, यहाँ चूंकि संपूर्ण भूमि की बात कर रहा है, जब मुख्य भूमि की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 तक रहता है। फिर है भारत जो है किस देश के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ में। अभी हम इसको डिटेल में देख लेंगे। क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन है? तो चीन है। और कौन सा याममित्र भारत का मानक याममित्र है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इस चैप्टर को हम रिवाइज कर लेते हैं नोट्स के माध्यम से। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का मुख्य भूमि का कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, दोनों नॉर्थ हैं, दोनों उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा। और कुल अक्षांशीय विस्तार जो है अगर देखा जाए जो है द्वीप समूहों को लेकर और मुख्य भूमि को मिला के तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। देशांतरीय विस्तार कितना भारत का? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। फिर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ये सब पूछा गया, ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को हम जो है भारतीय मानक याममित्र बोलते हैं। फिर स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल उसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर या 7517 किलोमीटर, दो भी है, सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार की जो है सबसे लंबी सीमा है, तटीय सीमा है, सबसे लंबी तटीय सीमा है। और गुजरात की बात करें तो मुख्य भूमि में, अगर जब मुख्य भूमि की बात करते हैं यानी द्वीप समूह को अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो गुजरात जो है मुख्य भूमि में गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो आपको याद करने का तरीका है, बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर, टीआरई में पूछा गया है। तो भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है और अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी 106 किलोमीटर मात्र सीमा बनाता है। 55 MBA ऐसे करके याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस है, घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर है सबसे लंबी सीमा, फिर क्रम घटता जाएगा। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में, देन चीन के साथ में, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ में सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ में सीमा कौन बनाता है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का एकदम उत्तरी सिरे पे जाएंगे तो सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ में सीमा तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम।
म्यांमार के साथ में सीमा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, एक लाइन से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ में सीमा कौन बनाता है तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा ये सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ में। और जो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इसमें नोट्स दिए गए हैं, ये 6 से 8 वालों को कंप्लीट पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है। 6 से 8 और 9 to 10 वालों को एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। बाकी पीआरटी को जितना यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको उतना ही कवर करना। इसके अलावा आप जो 6 से 10 पीआरटी वाले 6 से 10 एनसीईआरटी को कवर करें। साथ में आपको जो है साइंस की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, साइंस एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जो नए हैं, और साथ में भूगोल की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी एनसीईआरटी की, इसी वीडियो के लिंक में आप वहाँ से देख लीजिएगा। साथ में 2000 पीआईक्यूज की आपको लिंक दे दी जाएगी, आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। बाकी आपकी एकलव्य सीरीज जो है चल रही है, आप पहले जो आपको कराया जा चुका ऑलरेडी, आपको सिलेबस कवर कराया जा चुका, वो आप वहाँ से पहले आप कंप्लीट कर लीजिए चीज़ों को। और साथ में एकलव्य सीरीज में ज़्यादा वीडियोस नहीं आती हैं डेली, तो आप उनको फॉलो कीजिए। फिर भारत में पर्वत श्रृंखलाएँ, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर झांसकर श्रेणी है, और काराकोरम के पूर्व में आएंगे तो कैलाश श्रेणी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उसमें ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। पार हिमालय का मतलब है हिमालय से पार, तो हिमालय से अलग है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उससे अलग है ट्रांस हिमालय, और हिमालय पर्वत श्रेणी के बनने से बहुत पहले इसका निर्माण हुआ है। तो ट्रांस हिमालय ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और झांसकर। उत्तर से दक्षिण आपको क्रम पूछा गया था टीआरई में, साथ में पीर पंजाल भी आपको ऐड कर दिया गया था। तो पीर पंजाल जो है ये निम्न हिमालय का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा पीर पंजाल जो है निम्न हिमालय का पार्ट है। तो जो है काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, ये क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ आते तो ऐसा रहता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो काराकोरम में स्थित है माउंट केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पामीर ग्रंथि से निकली हुई है, जुड़ी हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। काराकोरम श्रेणी में प्रमुख हिमनद कौन से हैं तो ये आपसे जो है 15 मार्च को 6 से 8 में जीएस में पूछा गया था कि बाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में और कौन से ग्लेशियर स्थित हैं तो बाटुरा, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर, ये सभी कहाँ स्थित है काराकोरम श्रेणी में। इसके अलावा आपको जो है जेमू ग्लेशियर के बारे में ध्यान रखना। जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम में स्थित है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। और महान हिमालय, बृहत हिमालय 3 भाग में विभाजित है। पहला है महान हिमालय, जिसको बृहत हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। और ये सब चीज़ें हमने आपको 9th क्लास में भी जियोग्राफी में पढ़ाया होगा, तो वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर शिवालिक हिमालय, ये जो है सबसे आखिरी है। तो 3 भाग में हिमालय को विभाजित किया गया है, महान हिमालय या बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बात करें बृहत या महान हिमालय की तो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। साथ में उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है 160 से 400 किलोमीटर है। नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। फिर है अगर बात करें कि जो है सबसे ऊंचे पर्वतों की तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। दूसरे नंबर पे K2 आता है, गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा तीसरे पे आता है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की अगर पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केवल हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात ना करें, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर मकालू है 8481 और धौलागिरी 8167। मकालू और धौलागिरी कहाँ पे स्थित है तो ये जो है नेपाल में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक हिमालय तो अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है, ये अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल में किस नाम से जानते हैं तो डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से। पूर्वांचल हिमालय है तो पूर्वांचल हिमालय कौन है तो पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश में। जब हिमालय का दक्षिण में विस्तार होता है, हिमालय का दक्षिण में विस्तार होता है तो वहाँ पे पटकाई बम के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नागा पर्वत बोलते हैं नागालैंड में, और यहाँ पे नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है जिसका नाम है माउंट सारामती। तो सारामती चोटी ध्यान रखिएगा नागालैंड में स्थित है, और ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है नागा पर्वत। फिर हम मणिपुर पर्वत, फिर सबसे लास्ट में मीजो पर्वत। तो मीजो पर्वत में स्थित है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन अगर आपसे पूछे तो जो है पश्चिमी घाट मत लगा दीजिएगा, ब्लू माउंटेन कहाँ पे स्थित है मिजोरम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय
या शिलांग पठार, तो मेघालय को शिलांग पठार भी बोलते हैं, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय या शिलांग पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। इसके अलावा कार्बी आंगलांग का जो प्लेटू है, कार्बी आंगलांग का जो पठार है, कार्बी आंगलांग का पठार है, ये भी जो है प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। फिर यहाँ पे जो है मेघालय शिलांग पठार में गारो पहाड़ियाँ हैं, खासो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। तो गारो हिल्स में महत्वपूर्ण है नोकरेक चोटी कहाँ पे स्थित है? गारो हिल्स में, मेघालय में। खासो हिल्स में जो है, खासी हिल्स में जो है शिलांग चोटी मौजूद है, जो कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी खासी हिल्स में, खासी पहाड़ी में स्थित है, जिसका नाम है शिलांग चोटी। फिर है जयंतिया, जयंतिया पहाड़ी। और जयंतिया पहाड़ी के दक्षिण में जब हम आते हैं तो वहाँ चेरापूंजी मिलता है। चेरापूंजी के बारे में आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है, हमने जो आपके लिए एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे ये हो गया। अब आते हैं चैप्टर पे वापस, और वहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको कवर करते हैं एनसीईआरटी से। और जितना आपको बता दिया जाए उतना सभी को कवर करना है। बाकी अच्छे से जो है 6 से 8 और 9 से 10 वालों को पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर हैं कुल, ज़्यादा नहीं है, 3 चैप्टर हैं आपके। और ये आखिरी क्लास है जियोग्राफी की। इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करना है। दूसरा चैप्टर है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। तो ये जो है, ये सभी चीज़ें जो हैं 6 से 8 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 9 से 10 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन प्लेट पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग थी और जो है अलग हो गई दोनों, और इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ आने लगी और दक्षिण पूर्व की तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाने लगी। फिर जो है इंडियन प्लेट की जो है टक्कर होती है यूरेशियन प्लेट से या एशियन प्लेट से, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहला टक्कर हुआ तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी वगैरह जो हमने अभी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बात करें तो संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड की बात करें तो इसके अंतर्गत अरावली पहाड़ियाँ आती हैं, दिल्ली तक राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय खंड में कार्बी आंगलांग का पठार आता है, मेघालय का पठार आता है। तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय खंड में क्या क्या आता है? अरावली की पहाड़ियाँ आती हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं, कार्बी आंगलांग का पठार आता है और मेघालय का पठार आता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, कार्बी आंगलांग और मेघालय का पठार बार बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, तो मालदा भ्रंश ध्यान रखिएगा, मालदा गैप या मालदा भ्रंश, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी आंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। पहले ये एक ही थे, लेकिन जो है समय के साथ में भ्रंशन की प्रक्रिया हुई तो अलग हो गए, और पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उपस्थित है, जो कि अब जो है नदियों द्वारा भर दिया गया है, तो इसलिए वो दिखता नहीं है, लेकिन पहले था। तो ये जो क्या करता है, मेघालय और कार्बी आंगलांग पठार को छोटा नागपुर वाले पठार से अलग करता है, मालदा भ्रंश। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा तापी नदियों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि रिफ्ट घाटी में ये बहती हैं, साथ में महानदी भी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो नर्मदा तापी और महानदी रिफ्ट घाटी में बहती हैं, नदियाँ हैं। और इसके अलावा अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट पहाड़ियों का मतलब होता है जिनका नदी द्वारा अपर्दन कर दिया गया हो, समय के साथ में अपर्दन कर दिया गया हो। तो नदी पवन के द्वारा जिनका अपर्दन कर दिया गया हो उनको अवशिष्ट पहाड़ियाँ बोलते हैं। अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है, अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा। और नल्लामाला, जावड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी श्रेणी, ये सब पूर्वी घाट के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? तो पूर्वी घाट के पार्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट के पार्ट हैं, और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी का उदाहरण देख लीजिए, गोदावरी का देख लीजिए, कृष्णा का देख लीजिए। इसके बाद फिर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं, तो हिमालयन जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ हैं, उनके कुछ जो है महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे गॉर्ज का निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है, बी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है गॉर्ज और बी आकार की घाटियाँ कौन बनाती है? तो हिमालय की नदियाँ। छिप्रिकाएँ और जलप्रपात इसका निर्माण करती हैं। फिर है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान जो है एक भू अभिनीति गर्त था,
तो ध्यान रखिएगा, भू अभिनीति गर्त था। भू अभिनीति गर्त का मतलब एक विशाल गड्ढा था, गड्ढे की तरह था, गर्त की तरह, खाई की तरह था, और जिसकी जो गहराई थी वो 1000 से 2000 मीटर की थी। लेकिन समय के साथ में जो नदियाँ आईं हिमालय नदियों ने, और साथ में जो है हिमालय नदियों की जो सहायक नदियाँ थी, उन नदियों ने मिलकर जो है इस क्षेत्र में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है अवसादों को निक्षेप कर दिया, पाट दिया अवसादों से, जिससे ये पूरा भर गया, और भर के जो है जलोढ़ का पूरा जलोढ़ मैदान का निर्माण हो गया। तो जलोढ़ मैदान की निर्माण हो गया। और पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि जलोढ़ मैदान का जो है औसत गहराई कितना, तो 1000 से 2000 मीटर जो भरा गया है इन नदियों के द्वारा, अवसादों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और भारत को जो है भू आकृतिक खंडों में बांटेंगे तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में बांटते हैं, उत्तर भारत का मैदान में बांटते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसमें बांट सकते हैं हम अलग अलग करने के लिए, आसान करने के लिए। फिर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो इसमें जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत आते हैं, और ये सब हमने अभी देख लिया है। तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, कैलाश, ये सब जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मैं आपको शिवालिक श्रेणी है, और शिवालिक श्रेणी को हमने बता दिया आपको कि जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है अबोर, मिसमी, डाफला वगैरह नामों से जाना जाता है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मकालू नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में, साथ में एक साइड तिब्बत से स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय का, तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत भारत में कंचनजंगा है। और वैसे पूरे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट केटू है, जो गार्डविन ऑस्टिन के नाम से मौजूद है काराकोरम श्रेणी में। इसके अलावा नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पटकाई बम, पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पटकाई बम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी वगैरह आप देख सकते हैं। फिर गारो खासी जयंतियाँ हैं जो कि मेघालय में स्थित है। फिर यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, तो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तापी नदी बहती है। ये सब फैक्ट्स आपसे बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया था 15 मार्च को सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो देख लीजिए सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल है तो मैकाल श्रेणी, तो मैकाल श्रेणी देख लीजिए, तो मैकाल श्रेणी से जो है निकलती है सोन नदी। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी का हमने आपको जो है सबसे ऊंची चोटी बता दिया है। साथ में अरावली श्रेणी की जो सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पश्चिम घाट है, पश्चिमी घाट में अनाईमुदी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और अनाईमुदी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पे नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी में डोडा बेटा है, तो डोडा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, साथ में प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में जो है पश्चिमी घाट एक तरीके से पूरी तरीके से जो है अविरत है। अविरत का मतलब होता है कंटिन्यूअस बना हुआ है, लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में छूटा हुआ है काफ़ी, तो जो है कंटिन्यूअस श्रृंखला नहीं है। और साथ में जो है यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत, ध्यान रखिएगा 1501 मीटर ऊंचाई है इसकी। कई बार परीक्षा में आपसे एनसीईआरटी से जब पूछा जाता है तो वहाँ पे 1501 मीटर महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है पूर्वी घाट का, लेकिन वास्तव में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदागाड़ा है, तो ध्यान रखिएगा जिंदगाड़ा है, और इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय में हम बात कर रहे थे, तो हिमालय में बृहत हिमालय है, पार हिमालय है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, हमने अभी देखा था उसको। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। तो बृहत हिमालय को हम क्या कहते हैं, तो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, और पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर। फिर आते हैं उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत के मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों, अभी हम इसके अगले चैप्टर में आपको नदियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, वहाँ पे आएगा। तो उत्तरी भारत का मैदान बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है, ये आपको क्लियर है। फिर मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी भारत का जो मैदान है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है, बहाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसकी पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। और जलोढ़ निक्षेप की, बार बार आपसे प्रश्न पूछता है, तो जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है।
इसके अलावा जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भाबर शुरू होता है, देन तराई आता है, फिर जलोढ़ मैदान आता है। इस प्रकार आता है कुछ, पहले भाबर आएगा, देन तराई आएगा, तराई के बाद जलोढ़ में जो है पहले बांगर आएगा जो पुराना प्राचीन जलोढ़ होता है, देन खादर आएगा। इस प्रकार आता है। तो पहले भाबर, देन तराई, देन बांगर और देन खादर। खादर नवीन जलोढ़ होता है, तो ये नदी के सबसे पास में होता है। भाबर की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी होती है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाद ये स्टार्ट होती है। फिर अब भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल आती हैं। तो भाबर में ध्यान रखिएगा कि भाबर में जो है नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और फिर वापस से जो है तराई में वापस से दिखने लग जाती हैं। फिर है तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। तो पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। और मैदानों में या नदी घाटी में नदी द्वारा जो है प्रौढ़ावस्था में बनने वाली कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं जिन्हें बालू रोधिका कहते हैं, विसर्प कहते हैं। गोखुर झील आपसे 15 मार्च में पूछा गया था, तो गोखुर झील ध्यान रखिएगा। गुम्फित नदियाँ, तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। और वो नदी द्वीप कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र में स्थित है? तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा की जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 50 से 100 मीटर। पर पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। तो जो है गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को कौन अलग करता है? तो हरियाणा और दिल्ली। फिर अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप जो है दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। और यहाँ से फिर जो है मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और जो है और इसमें गेहूँ, चावल जैसी फसलें अच्छी तरीके से उगाई जाती हैं, गन्ना, जूट वगैरह। फिर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें और अभी ध्यान रखिएगा नदी के बारे में हम लास्ट में आखिरी चैप्टर में देखेंगे बहुत अच्छे से, जो जरूरी चीज़ें वहाँ पे बता दी जाएंगी। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ और साथ में इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 900 मीटर है प्रायद्वीपीय पठार की। तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और जो है कहाँ तक विस्तृत है? तो दिल्ली में कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अरावली से स्टार्ट होगा और अरावली में दिल्ली कटक तक, दिल्ली रिज जिसको बोलते हैं, तो दिल्ली तक। और जो है ये राजमहल पहाड़ियों, पूर्व में जाएंगे तो राजमहल पहाड़ियों तक माना जाएगा। और साथ में प्रायद्वीपीय पठार का भाग हमने देखा था कि जो है मेघालय पठार या शिलोंग पठार, साथ में कार्बी आंगलांग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी आंगलांग पठार भी इसी भूखंड का भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है शिलांग पठार जिसको मेघालय पठार बोलते हैं। तो मेघालय पठार या शिलांग पठार और कार्बी आंगलांग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको एक जो है भीमा फाल्ट के बारे में बताया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान और निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचल आती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में अगर आपसे भूकंपीय क्षेत्र कोई पूछेगा तो आप भीमा भ्रंश का नाम ध्यान रखिएगा। फिर है प्रायद्वीपीय पठार को जो है 3 भाग में बांटते हैं, मध्य उच्च भूभाग, उसके ऊपर दक्कन का पठार, उत्तरी पूर्वी पठार। तो जो है इसको हम समझ लेते हैं। पहले दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार की बात करें तो मध्य उच्च भूभाग सबसे ऊपर है। मध्य उच्च भूभाग सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। देन दक्कन का पठार आता है, उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी पठार आता है। दक्कन के पठार की बात करें तो जो है इसके पश्चिम में, दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, उत्तर में सतपुड़ा है, मैकाल है, महादेव पहाड़ियाँ हैं।
फिर पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं। केरल में अन्नामलाई कहते हैं, इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, लगातार फैले हुए हैं, बीच में कोई गैप वगैरह नहीं है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है 2695 मीटर, और साथ में दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फिर बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट अविरत नहीं है, लगातार नहीं है, बीच बीच में काफ़ी कुछ छूटा हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दन किया गया इनका। और साथ में जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये सब उदाहरण हैं किसके, पूर्वी घाट के। और पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये प्रश्न आपने देखा होगा 15 मार्च में, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। फिर मध्य उच्च भूभाग की बात करें तो ये भी प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया है। मध्य उच्च भूभाग अभी हम आपको एक साथ में फिगर के साथ समझा देंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, साथ में दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत जो है इसका बाउंड्री बनाता है, तो दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। और अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है ये, सतपुड़ा पर्वत की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है समुद्र तल से बात करें, समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच में है, तो मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 के मीटर में है। फिर बानस के बारे में ध्यान रखिएगा, बनास के बारे में, तो चंबल की सहायक नदी है। फिर उत्तर पूर्व पठार की बात करें तो उत्तर पूर्व पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तरित भाग है जो हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश यानी गैप हो गया था, भ्रंश पैदा हो गया था, तो भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। तो जो है उत्तर पूर्व पठार जो है राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी पैदा होने की वजह से अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया, कवर कर दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंग्लोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से थोड़ा अलग थलग है, लेकिन भाग किसके हैं, प्रायद्वीपीय पठार के। आवास करने वाली जनजातियाँ जो है तो मेघालय के पठार में गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और असम की जो है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है जो है प्रायद्वीपीय पठार का। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारतीय मरुस्थल, तो भारतीय मरुस्थल की बात करें तो जो है ये उबड़ खाबड़ भूतल है, और यहाँ पे अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। तो बरखान के लिए भी फेमस है, बरखान जो बढ़ते रहते हैं, ऐसे जो भाग होते हैं मरुस्थल में जो बढ़ते रहते हैं समय के साथ में। और यहाँ पे जो शुष्क और वनस्पति रहित जो है पाया जाता है, तो यहाँ जो इसे इसलिए मरुस्थली कहा जाता है। और बात करें यहाँ पे तो यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की, स्थानांतरीय रेतीले टीले हैं जो स्थानांतरित होते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, छत्रक चट्टानें जिसको हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, फिर मरुद्यान, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। मरुस्थल में दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है, और लूनी नदी ध्यान रखिएगा अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। तो लूनी नदी जो है राजस्थान में बहती है और ये अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, और ये जाके जो है मिल जाती है कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में जो है रन ऑफ कच्छ या कच्छ के रण में लूनी नदी जाके मिल जाती है, ध्यान रखिएगा अरब सागर में नहीं गिरती है ये। और अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण कौन सा होता है, तो जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती हैं, इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। फिर तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान जो है दो प्रकार से बांटा गया भारत में, एक है पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में है, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्वी घाट के पूर्वी भाग में है। और यहाँ पे जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादातर पश्चिमी तटीय मैदान में है, जैसे कि कांडला तट पे है, पश्चिमी तट पर है, तो कांडला, मझगांव, नवावा, सेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये सब महत्वपूर्ण है। फिर है गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। तो ध्यान रखिएगा मालाबार तट किसको बोला जाता है, केरल के तट को सामान्यतः, केरल कर्नाटक का भी कुछ भाग है लेकिन मुख्यतः केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र को जो है महाराष्ट्र से गोवा तक को जो है कोंकण तट बोला जाता है। और यहाँ पे खास बात क्या होती है, तो इस तटीय मैदान में जो पश्चिम का तटीय मैदान है बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, और साथ में मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल, बैक वाटर्स है
कयाल बैकवाटर्स है जो केरल में पाई जाती हैं। यहाँ पे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए महत्वपूर्ण है। केरल में हर वर्ष यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का यानी बोट रेस का आयोजन किया जाता है, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है पुन्नमदा कयाल में। फिर पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वीय तटीय मैदान जो है वो चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर से बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, इसलिए उठा हुआ उभरा हुआ है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी महत्वपूर्ण है। उभरा होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। साथ में महाद्वीप शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी तट है, पूर्वी तट है, पूर्वी तट के मैदान का जो है पूर्वीय तटीय मैदान का महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है 500 किलोमीटर, इस वजह से यहाँ पे पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं और इसमें रीची और लेबरिंथ द्वीप भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, अंडमान और निकोबार। और ये क्या है, तो अंडमान और निकोबार समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, आपने देखा कि जो है पूर्वांचल की श्रेणियों को जब मिजोरम तक गए तो मिजोरम के बाद कहाँ गई, तो जल के अंदर चली गई, समुद्र के अंदर, और कहीं कहीं पे उठी हुई हैं। और वही उठे हुए जो भाग हैं उन्होंने ही निर्माण किया अंडमान और निकोबार आइलैंड का, अंडमान और निकोबार द्वीपों का। तो समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है अंडमान और निकोबार। और कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है, जैसे बैरन आइलैंड। ध्यान रखिएगा, बैरन आइलैंड पूछा गया, यूपीएससी में यह सवाल पूछा गया था। तो बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गुलास्मों से बना हुआ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार की, तो सैडल पीक है, सैडल चोटी 738 मीटर, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जो द्वीप हैं जैसे कि लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे जो है भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। और केरल तट से ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय केरल तट से कितने दूर हैं, तो 220 से 440। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है केरल तट से 220 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। और पूरा का पूरा द्वीप पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो है प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा प्रवाल द्वीप है, तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 36 द्वीप हैं कुल यहाँ पे, और यहाँ से जिनमें से 11 पर मानव का आवास है। और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया। हमने देखा था कि जो है 9 डिग्री चैनल किसको बांटता है, तो पूरे लक्षद्वीप को बचे हुए मिनिकॉय से, तो मिनिकॉय से बांटता है, अलग करता है। अब आते हैं प्रश्न पे, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो नीलगिरी में है। और जो है अन्नामलाई में अनाईमुदी है जो सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, और साथ में जो है पश्चिमी घाट की। अब आते हैं, एक बार हम आपको जो है केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन पठार वाला हिस्सा एक बार फिर से समझा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। और ये केंद्रीय उच्च भूमि है पश्चिम में अरावली श्रेणी द्वारा, अभी आप नोट्स में फिर से पढ़ लीजिएगा, तो पश्चिम में अरावली श्रेणी द्वारा ये सीमा बनाती है। तो इसकी मैक्सिमम सीमा कहाँ तक है, अरावली श्रेणी पश्चिम में इसको रोकती है, और दक्षिण में इसको सतपुड़ा श्रेणी यानी सतपुड़ा श्रेणी तक इसका विस्तार है। और सतपुड़ा श्रेणी जो है इसको दक्कन के पठार, ये नीचे वाला जो भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है तो ये दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार से अलग करती है। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है केंद्रीय उच्च भूमि को किससे अलग करती है, दक्कन के पठार से। साथ में नर्मदा नदी जो है बिंद श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और दोनों नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं, अरब सागर में। यहाँ पे लूनी नदी देखिए, लूनी नदी यहाँ पे दिखाया गया अरावली श्रेणी के पास से निकलती है, और लूनी नदी जाके जो है ये रन ऑफ कच्छ में, ये रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र है, तो रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो लूनी नदी उदाहरण के तौर पर दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सोन नदी आपने देख ही लिया है। इसके अलावा जो है चिल्का झील के बारे में ध्यान रखिएगा। चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और लेगून भी
लैगून झील का उदाहरण भी है, और चिल्का झील जो है भारत का पहला रामसर स्थल भी था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, तो ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ध्यान रखिएगा। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा बात करें पुलिकट झील, तो पुलिकट झील जो है, तो ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील जो है कई बार पूछा गया है पुलिकट झील। तो ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कयाल्स वगैरह जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड झील वगैरह, तो ये सब केरल में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में जो है गारो खासी जयंतिया, और साथ में जो है आंगलांग का पठार, कार्बी आंगलांग का पठार, ये सब जो किसका भाग है? ये सब भाग हैं प्रायद्वीपीय पठार के, लेकिन मालदा गैप की वजह से ये अलग हो गए। और छोटा नागपुर का पठार ये है, तो छोटा नागपुर का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और बीच में जो है मालदा गैप था, और मालदा गैप के कारण छोटा नागपुर का पठार गारो खासी के जयंतिया यानी कि मेघालय के पठार से अलग हो गए दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं, नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। चैप्टर है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में 6 से 8 और 9 से 10 वाले, यहाँ पे जितनी चीज़ें अंडरलाइन की गई आप उनको पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी द्वारा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी से को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है, जल संभर कहा जाता है। जल विभाजक का प्रश्न TRE 1 में पूछा गया था, PRT में। और भारतीय अपवाह तंत्र को हम जो है बांट सकते हैं। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर 2 समूह में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, उनके हिसाब से अपवाह तंत्र। और यह अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए गए, यानी अलग किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री। और ये भी आपको ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो बंगाल की खाड़ी में कितना प्रतिशत भाग जाता है अपवाह क्षेत्र का, तो 77% भाग, और 23% भाग जो है सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियाँ महत्वपूर्ण जो अरब सागर में गिरती हैं। फिर जल संभर के क्षेत्र के आकार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रमुख नदी द्रोणी, तो 6 से 8, 9 से 10 के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, 14 नदी द्रोणियाँ इसमें शामिल हैं। फिर हम मध्यम नदी द्रोणी जिनका 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, 44 नदी द्रोणियाँ हैं। फिर लघु नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 किलोमीटर से भी वर्ग किलोमीटर से भी कम है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियाँ इसका अपवाद हैं, और ये नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और तापी जो है अरब सागर में गिरती हैं और ये रिफ्ट घाटी में होते हुए जाती हैं। भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में भी विभाजित किया जाता है, अलग अलग तरीके से विभाजन किया जाता है। और हिमालयी अपवाह की बात करें तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जिन्होंने जो है भारत के मैदान का निर्माण भी किया है। और ये नदियाँ जो हैं 12 होती हैं, बर्फ़ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर होती हैं। तो बारिश पर भी निर्भर होती हैं, साथ में जो हिमनद का ग्लेशियर पिघलता है, हिमनद पिघलता है, उस पर भी निर्भर होती हैं। तो ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं। तो ध्यान रखिएगा, महाखड्डों जिनको गॉर्ज बोला जाता है, उससे हिमालय की नदियाँ गुजरती हैं और हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हुई हैं। फिर है महाखड्डों के अतिरिक्त नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में बी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, छिप्रिकाएँ एवं जलप्रपात भी बनाती है। तो हमने चैप्टर 2 में भी देखा था, तो ध्यान रखिएगा। और जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, निक्षेप करती हैं। और कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें बनाती है? तो गोखुर झील जो आपसे पूछा गया था 15 मार्च में, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ, तो नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण, तो ये सब चीज़ें बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा।
मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, तो यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है, जिससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। इसीलिए जो है जहाँ जाती है वहाँ बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसको बिहार का सौरो बोला जाता है, दुख बोला जाता है। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास, और जिनको यहाँ जो चैप्टर कठिन लगे वो एक बार 9th क्लास से जरूर पढ़ लें। सारा भूगोल एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा आपको, साइंस का भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लें। साथ में 2000 PIQs की प्लेलिस्ट भी दे दी जाएगी। बाकी एकलव्य सीरीज तो आप जानते ही हैं। फिर है इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई है। पश्चिम में सिंध एवं इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग हुआ हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो ध्यान रखिएगा, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, तो इंडो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो है तीनों को ले लिया जाता है। किसको किसको? सिंधु नदी को, साथ में गंगा को और ब्रह्मपुत्र को। आगे बढ़ते हैं। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक भी बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान लीजिए। तो विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की, जो, और भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है भारत में 1114 किलोमीटर है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है ये। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू, तो ध्यान रखिएगा, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, और 4164 मीटर की ऊंचाई से इसकी उत्पत्ति होती है। और कैलाश पर्वत श्रेणी राम जो है आपको जो है कैलाश मानसरोवर भी दिया जा सकता है, तो एक ही चीज़ है। कैलाश मानसरोवर के पास में से निकलती है, बोखरचू नामक एक स्थान है, हिमनद है। इसके अलावा जो है ध्यान रखिएगा कि तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान कहते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं, सिंगी खम्बान कहते हैं, अथवा शेरमुख, जिसका मतलब होता है शेर जैसा मुंह। लद्दाख एवं झांसकर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई लद्दाख और बल्टिस्तान में गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गॉर्ज कहते हैं या सिंधु महाखंड कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों आपको ध्यान रखना, परीक्षा में सहायक नदियाँ पूछा जाता है, तो श्योक, गिलगिट, झांसकर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास, तो ये महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखना है। और यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो है सिंधु नदी जो है किस स्थान पर पंचनद से मिलती है, नदियों से मिलती है, जो भारत की तरफ से बहते हुए आती हैं, या जो है 5 नदियाँ जो बहती हैं, अभी हम डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। तो जो है ये मिथानकोट, तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया टीआरई में, तो मिथानकोट स्थान ध्यान रखिएगा। साथ में 5 पंचनद नदियाँ कौन सी हैं? तो सतलुज है, ब्यास है, रावी, चेनाब और झेलम। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को पंचनद बोला जाता है। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके गिरती है। तो सिंधु नदी कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम का आपको इतना ध्यान रखना है, बेरीनाग झरने से उत्पत्ति होती है, तो बेरीनाग झरने से उत्पत्ति होती है झेलम, कितना आपको याद रखना, नोट कर लीजिएगा अलग से। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड का निर्माण करती है, और यह पाकिस्तान में झंग के निकट या चेनाब नदी से मिलती है। तो झेलम नदी किस में मिलती है? चेनाब नदी में। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनी है, और हिमाचल प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है चेनाब नदी, तो ध्यान रखिएगा, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। फिर रावी नदी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ब्यास की बात करें तो ब्यास सिंधु की जो है सहायक नदी है, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। तो ब्यास नदी से ब्यास कुंड याद कर लीजिए, रोहतांग दर्रे के पास में, वहाँ से उत्पत्ति होती है। और ये हरिके के पास में, हरिके का स्थान है, सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। तो पंजाब में हरिके बैराज के पास में जो है सतलुज में जाके मिल जाती है रावी नदी, ब्यास नदी।
और सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षसताल से निकलती है। तो सतलुज की उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, सतलुज कहाँ से निकलती है, तो राक्षसताल से, मानसरोवर के निकट। और इसको जो है तिब्बत में लांगचन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तो लांगचन खंबाब के नाम से किसको जाना जाता है, सतलुज नदी को। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो सतलुज नदी को लांगचन खंबाब के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और सतलुज नदी जो है सिपकिला गौज से बहते हुए, सिपकिला दर्रे से बहते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और भाखड़ नांगल परियोजना से जुड़ी हुई भी है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से उत्पत्ति होती है 3900 मीटर की ऊंचाई से, और यहाँ से ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत क्या है, तो सतोपंथ ग्लेशियर। तो ध्यान रखिएगा, सतोपंथ ग्लेशियर जो है अलकनंदा नदी का स्रोत है। और इसके अलावा आपसे पूछा गया कि गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर लंबाई है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1450, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा। और गंगा द्रोणी केवल भारत में ही 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी है इसलिए। और सोन नदी की बात करें तो सोन नदी गंगा नदी के किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। दाहिने किनारे से बाएं तट से कौन कौन मिलता है, तो रामगंगा महत्वपूर्ण है, गोमती महत्वपूर्ण है, घाघरा महत्वपूर्ण है, गंडक, कोसी और महानंदा महत्वपूर्ण है। महानंदा सबसे जो है लास्ट में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। सागर द्वीप के निकट नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सागर द्वीप स्थित है जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे जो है सागर द्वीप, और सागर द्वीप जो है वहीं पे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे परियोजना 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो यमुनोत्री हिमनद से। और बंदरपुंछ भी आपको दिया गया है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ बंदरपुंछ दिया गया था, तो बंदरपुंछ श्रेणी आपको दिया गया था। तो बंदरपुंछ ध्यान रखिएगा कि यमुना का जो है स्रोत कहाँ, यमुनोत्री हिमनद है, और जो हिमालय में बंदरपुंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर जो है इतनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यमुना नदी, बंदरपुंछ भी यूपीएससी में पूछा गया है। और यमुनोत्री हिमनद तो आपको पता ही है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका संगम गंगा के साथ में होता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है दाहिने तट पर मिलती हैं। तो जो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं, जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना किसकी सहायक नदी, तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन हो गए दाहिने तट से, और हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये नदियाँ जो है इसके बाएं तट से आके मिलती हैं। तो हिंडन, रिंद, सेंगर, करुणा ये इसके जो है बाएं तट से आके मिलती हैं। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महो या महू के निकट निकलती है। तो चंबल नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो मालवा पठार में महू के निकट से। तो स्थान ध्यान रखिएगा। और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ गांधी सागर बांध जो बनाया गया चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड, रेवाइन कहा जाता है। तो चंबल जो है अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रेवाइन कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। तो गंडक नदी बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। तो गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है। और यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी के माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। तो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है नेपाल हिमालय में गंडक नदी। मध्य हिमालय को अपवाहित करती है, बिहार के चंपारण जिले से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे गंडक नदी जो है बिहार में किस जिले से गंगा मैदान में प्रवेश करती है, तो आंसर हो जाएगा चंपारण जिला। इसके अलावा जो पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो पटना के निकट जो है सोनपुर स्थान में गंगा नदी में जाके गंडक नदी मिल जाती है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है इसे। फिर घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तो मापचा चुंगो हिमनद का नाम ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी का उत्पत्ति स्थल है। और इसके अलावा जो ये सीसा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करती है घाघरा नदी। शारदा नदी या काली नदी
इससे मैदान में आकर मिलती है, अंततः छपरा में या गंगा नदी में विलीन हो जाती है। और छपरा में, और हमने आपको कल जो है क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि घाघरा नदी जो है किस स्थान पर बिहार में जो है गंगा से मिलती है। तो आप कमेंट करके बताइए, कल ही हमने आपको बताया, आज ही हमने आपको बताया है। फिर कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। कोसी भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में इसकी उत्पत्ति होती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तुमुर कोसी आके मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी का निर्माण करती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सप्तकोशी का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं। तो जो है सोन नदी, कोसी, तमुर कोसी और साथ में जो है अरुण नदी, ये सब मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती हैं। फिर रामगंगा नदी की बात है। तो रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के लिए है, तो उतना खास महत्वपूर्ण नहीं है बिहार के लिए। फिर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है जो ब्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। और हुगली नदी जो है किसकी वितरिका है? किसकी वितरिका? तो गंगा की वितरिका है। सहायक नदी और वितरिका में फ़र्क होता है। वितरिका मतलब गंगा नदी दो भाग में बट गई है, एक जो है चली गई बांग्लादेश और एक दक्षिण में आ गई जिसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। अब बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर है। तो बराकर सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और इसे बंगाल का शोक पहले कहते थे, लेकिन दामोदर घाटी कॉरपोरेशन योजना जब आई तो इससे जो है कंट्रोल कर लिया गया। जो इसके वजह से बाढ़ वगैरह आता था उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता था एक टाइम में? तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को। अब नहीं कहा जाता है। फिर शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाई कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये सब हम गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। महानंदा की बात कर लें तो महानंदा जो है सबसे पूर्वी जो है सहायक नदी है गंगा की, बाएं तट पर। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी होती। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया, तो महानंदा ध्यान रखिएगा। फिर गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। तो सोन आपसे पूछा गया था अमरकंटक पठार के मैकाल हिल से, मैकाल रेंज से, मैकाल श्रेणी से। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो है सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो है पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। फिर अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हिमनद, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है उद्गम कहाँ पे है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट में चेमा युंगडुंग हिमनद है, ग्लेशियर है। और इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए जो है ये नीचे आती है, दक्षिण की तरफ आती है, भारत में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के गिरिपाद या सीसंग या दिसंग के नाम से जानी जाती है। तो दिसंग या सीसंग के नाम से जो है इसको जाना जाता है जब ये पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में दिबांग या सिकांग बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख नदियां दिबांग और सिकांग हैं और लोहित हैं। तो दिबांग और लोहित सब पर जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद जो है जब लोहित नदी इसमें दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है तब फिर असम घाटी में प्रवेश कर रही होती है। तो उस समय इसको नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में, यह प्रश्न आपको बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था वही भूगोल वाले पेपर में 6 से 8 में। तो असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा करती है ब्रह्मपुत्र और ये असंख्य नदियाँ आके इसमें मिलती हैं। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ याद रखिएगा, बूढ़ी दिहिंग, धनसरी। और दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं संकोच हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है दोबारा। ब्रह्मपुत्र नदी फाइनली बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। तो हमने आज आपको जो प्रश्न सॉल्व कराया तो वहाँ पर पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र का तिस्ता नदी जो है उसका सहायक नदी है नहीं, तो था वो इसीलिए था क्योंकि तिस्ता नदी जो है दाहिने किनारे पर आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर अब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करें तो इसमें हम सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे अपने।
और बात करें तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सब महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत की। और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है, तो ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं जैसे हिमालय की नदियाँ बनाती हैं, और ये बारहमासी नहीं है, इनको हमेशा पानी नहीं मिलता है। यद्यपि भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। तो भ्रंश घाटी में कौन सी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर अब प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र का उद्विकास, तो ये सब जो है 6 से 8 और 9 से 10 वाले पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता कुछ पूछ ही ले। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो महानदी के बारे में सबसे पहले है, महानदी के बारे में जानिए कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा नामक स्थान से निकलती है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिहावा है, और उड़ीसा से बहती हुई जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। और महानदी के तट पर स्थित आपको बांध पूछे गए थे, जो हमने आपको भूगोल का PIQ कराया था लास्ट, और इसकी लंबाई महानदी की 851 किलोमीटर है, और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का अपोहा द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है, और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, तो ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, तो गोदावरी नदी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपको भूगोल वाला पेपर 15 मार्च वाला याद आ गया होगा जो हमने अभी कराया था, तो दक्षिण गंगा से गोदावरी जानी जाती है। फिर यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है किस स्थान से, त्र्यंबकेश्वर स्थान से। तो यहाँ पे जो मैं लिख दे रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से नासिक से निकलती है कौन सी नदी, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर से महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। कुल लंबाई कितनी है गोदावरी की, 1465 किलोमीटर, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है, दूसरे स्थान पर गोदावरी है। जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और इसका जल ग्रहण का 49% भाग महाराष्ट्र में, यानी सबसे ज़्यादा भाग महाराष्ट्र में जाता है, 20% मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, बाकी आंध्र प्रदेश में जाता है। तो मुख्यतः जो है जो गोदावरी नदी है वो 49% भाग महाराष्ट्र में है। फिर आगे बढ़ते हैं, गोदावरी के आपको जो है सहायक नदियाँ याद रखना है, याद कर लीजिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो पूर्व दिशा में बहती है और सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। तो कृष्णा का जो है उत्पत्ति स्थल क्या है, महाबलेश्वर, तो ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, अलग से एक लिस्ट बना लीजिएगा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, और बस इतना ही ध्यान रखिएगा, यही पूछेगा, इसके अलावा और भी हैं वो सब नहीं पूछेगा आपसे। और इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। तो बात करें जो है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो सबसे जो है 3 जो प्रमुख नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, गोदावरी सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत में, दूसरे स्थान पर जो है कृष्णा है 1401 किलोमीटर है, और तीसरे स्थान पर कावेरी है 800 किलोमीटर है। और कावेरी नदी की खास बात क्या है कि लगभग सारा साल बहती है, 12 मासी है। क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में इसको पानी दे देता है, और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून जो सर्दी में बारिश होती है कोरोमंडल तट पर, तो उससे जो है कावेरी को पानी मिल जाता है। तो इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। तो ध्यान रखिएगा जो है कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं, काबिनी, भवानी और अमरावती। नर्मदा नदी की बात कर ले तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलता है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार से, इतना आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य या भ्रंश घाटी से बहते हुए संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपसे प्रश्न कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करती है, तो नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये किसके बीच में बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल या विंध्य श्रेणियों के बीच में। 1312 किलोमीटर लंबी है
और ये अरब सागर में जाके, भरूच के दक्षिण में अरब सागर में जाके गिरती है और ये 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। तो महत्वपूर्ण है, 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर डैम जो कि इसी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर डैम किस पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसके बारे में हमने आपसे बताया था कि 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? तो गुजरात के ऊपर राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र, बगल में MP, 4 राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। और नर्मदा नदी के संरक्षण के संदर्भ में एक योजना चलाई गई है, नमामि देवी नर्मदे। आगे बढ़ते हैं। तापी की बात करें तो तापी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो तापी का जो है उत्पत्ति स्थल क्या है? मुल्ताई है। और बाकी हम आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से सबका जो है 1 मिनट के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सबका उद्गम, उत्पत्ति स्थल वगैरह आपको बना के दे देंगे। तो आप बाकी एक हिसाब से आप भी नोट कर लीजिएगा, जब हमें समय मिल पाएगा तभी हम कर पाएंगे। और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो सबके ऊपर, आपके भी ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। समय बहुत जाता है इसमें, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा दिया गया, आप वहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखिए। तो जो है मुल्ताई से निकलती है तापी, ये ध्यान रखिएगा। 724 किलोमीटर लंबी है और इसका मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में 79% भाग है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। पुष्कर के समीप जो है सरस्वती और सागरमती के रूप में 2 धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है जो लूनी कहलाती है। तो अरावली पहाड़ी से निकलने के बाद इसका नाम लूनी होता है। उससे पहले किस नाम से जानी जाती है? सरस्वती और सागरमती। सरस्वती और सागरमती गोविंदगढ़ के पास में आके मिल जाती हैं, वहाँ से अरावली पहाड़ियों से निकलेंगी और देन लूनी कहलाएंगी। और लूनी जो है कहाँ जाके मिल जाती है? तो कच्छ के रण में। और ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, जो है गर्मी के समय में सूख जाती है, ये हाल हो जाता है। तो जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र थे आपको बता दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? तो आंसर है दामोदर। फिर किस नदी को द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो गंगा की जो है सबसे बड़ी है। फिर आगे बात करें, भारत में पूछा गया इसीलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो आपको पता सिंधु नहीं शामिल है, बाकी झेलम, रावी, चेनाब जो है सतलुज वगैरह इसमें शामिल है, ब्यास इसमें शामिल है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती? तो नर्मदा और तापी। फिर कौन सा अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थल? देवप्रयाग। तो ये आपका चैप्टर है, वो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा ही दिया है। एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ छूट गया तो उसको कवर कर लेते हैं। और रात में 10 बजे आपको नोट्स दे दिया जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। एक बार इसको देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। बाकी कल से हम जो है प्रयास करेंगे कि आपको पॉलिटी का जो है मैराथन PIQ आपके सामने ला सके, और उसी PIQ के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझा दिया जाएगा। क्योंकि पॉलिटी बहुत लंबा होता है, पॉलिटी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें कवर नहीं कराई जा सकती इतने कम समय में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो बहुत कम समय में जुड़े हैं। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। बाकी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके माध्यम से जो है पॉलिटी का मैराथन करा दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट वगैरह वहाँ समझा दिया जाएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद वगैरह बता दिए जाएंगे वहीं पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।